वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना। याद देखो ओम प्रकाश, याद देखो बता रहे हम, छोड़ो ना उसे, लिख लेना बाद में, ठीक है। याद देखो अरे नहीं रहे तुम लोगों के लिए, हल्का सा रिकॉल कर रहे हैं कि क्या करवाए थे मॉर्निंग में। याद है मैंने क्या कहा था कि लाइट कैसा प्रोपेगेट्स करता है, वेव के फॉर्म में। कैसा करता है ये वेव। इस वेव का प्रोपेगेशन का थ्योरी किसने दिया था, हाइजेंस ने। किसने दिया था, हाइजेंस थ्योरी ने, ठीक है। देखेंगे बात नहीं करेगा ओम प्रकाश, याद देखो जल्दी, ठीक है। हाइजेंस प्रिंसिपल ने कैसे काम किया था, इसने कहा था कि एक पॉइंट सोर्स स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाता है। जिसको भी इसके बारे में नहीं पता है, इसको टोटली कंपेयर कर लेना इक्विपोटेंशियल सरफेस से। किससे कंपेयर करेगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का आइडिया रिकॉल कर लो और ये सब कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होता था, स्फेरिकल। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जाता था तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा था ये। इन सब को लाइट के चैप्टर में कहेंगे वेव फ्रंट। क्या कहेंगे इन सब को, बात नहीं करेगा, याद देखो समझ में आया। तो अगर पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, जिसको यहाँ पे कहेंगे पॉइंट सोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉइंट सोर्स। तो इससे वेव फ्रंट कैसा बनेगा, स्फेरिकल। रे ऑफ लाइट कैसा निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, जो बाहर की तरफ जाता है इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इसका। क्लियर है क्या, 90 डिग्री, हर पॉइंट पे 90 डिग्री टोटल इक्विपोटेंशियल। हाँ हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस का टोटल कंसेप्ट अप्लाई कर देना, ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि वेव फ्रंट प्रोपेगेट करता है, तो वाईफाई जो साइन है ना उस तरीके से प्रोपेगेट्स करता है। जो वाईफाई देखा होगा, तो ये सारे वेव फ्रंट है, प्राइमरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये सारे वेव फ्रंट है। तो लाइट वेव फ्रंट से चलते हैं, तो रे डायग्राम बनाएंगे इस पे, तो 90 डिग्री कुछ ऐसा हो जाएगा इसका, ठीक है। 90 डिग्री इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह, बस ऐसे, ठीक है। एक मैंने प्रूफ किया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रूफ किया हुआ है। अभी हम लोग करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का प्रूफ कैसे होता है वो। तो हेडिंग डालो सभी, अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखो सभी। हाँ, इसको मिटा रहे हो, लिखा देना इसको, लिखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। या देखो सभी लिखेगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, या फिर ऐसे लिखो ना प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रूफ ऑफ, ऐसे लिखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। बात नहीं करेगा, याद देखो जल्दी से कवर अप हो जाएगा। ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है तुम लोगों के लिए, ठीक है। चलो भाई, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या लॉज था, दोनों बताओ जल्दी से। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में 2 लॉ था, तो उसमें कौन कौन सा था। पहला स्नेल्स लॉ क्या था, जल्दी बताओ। साइन आई या μ1 साइन आई, μ2 साइन आर। अगर ये बात तुमने प्रूफ कर दिया, या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे लिखो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू μ2 बाई μ1 इज इक्वल्स टू v1 बाई v2। अगर तुमने ये प्रूफ कर दिया तो लॉ, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वेव, सॉरी हाइजेंस प्रिंसिपल से प्रूफ हो जाएगा। हम लोग क्या प्रूफ करने वाले हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू μ2 बाई μ1 इज इक्वल्स टू v1 बाई v2। v1 v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड इन मीडियम 2, मीडियम 1 एंड 2, ठीक है। तो हम लोगों को इसको प्रूफ करना है, किसके थ्रू करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। तो हाइजेंस प्रिंसिपल से प्रूफ करना है इसको। हम लोग आगे बढ़ते थोड़ा सा और इसे ट्राई करते हैं प्रूफ करने का। तो जो डायग्राम बनाया था उसको फिर से बनाओ। या देखो ये कौन सा सरफेस कहलाएगा, m और n, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और यहाँ पे क्या इंसिडेंट हुआ है, जल्दी से बताओ, बोलो ना, इसका नाम क्या है, इंसिडेंट, वेरी गुड, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ठीक है। जहां से इंसिडेंट हुआ उसका मीडियम कितना है, ओके वेरी गुड, ठीक है। कोई भी मान लेते हैं, हवा छोड़ के कुछ और भी ले सकते हो। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे μ1 है और लाइट की स्पीड यहाँ पे v1 है, कोई प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। देखो भाई, देखो कैसा लाइट है, a डैश a, और ये है रे ऑफ लाइट। तो इसका वेव फ्रंट बनाओ, इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो एक यहाँ पे बनाओ और यहाँ से 90 डिग्री, सबके लिए 90 डिग्री बनाने हैं, इसलिए इसको लिखा गया, ये बना दिया मैंने। कोई प्रॉब्लम इसमें, ये एंगल कितना हुआ
90। ये एंगल कितना हुआ, बात नहीं करना, सीखना ध्यान से, ठीक है ना। इसका नाम रखो सी, हो गया। आगे बढ़े इसमें। अच्छा, इसे लाइट रे का अपना नॉर्मल कौन सा था, यही था इसका अपना नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, और तुम देखोगे तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है ना। इस एंगल को लिखने में किसी को प्रॉब्लम है क्या, तुम चेक कर सकते हो छोटा सा ज्योमेट्री लगा करके, ठीक है। आगे बढ़ो, यहां देखो, ये इंसिडेंट हो गया लाइट रे। अब देख, ये मीडियम कैसा है, दो अलग अलग मीडियम है, तो जब लाइट रे यहाँ पर एक वेव फ्रंट यहाँ है और एक वेव फ्रंट यहाँ है, जब तक ये वेव फ्रंट यहाँ से पहुंचना शुरू किया है, ये यहाँ अपना वेव फ्रंट बना रहा था, इसको यहाँ से सी से बी डैश तक, सॉरी सी से बी तक पहुंचने में समय लगा टी, कितना समय लगा, देन लिखो नहीं सीखो, मैं लिखवा देंगे अभी। अब सी वाला वेव फ्रंट बी तक पहुंचने में कितना समय लिया, ए वाला कहता है कि तुम जब तक पहुंचोगे ना तब तक हमारा वेव फ्रंट यहाँ तक टी समय में ही हमारा वेव फ्रंट यहाँ पहुंच जाएगा। अरे बोल रहे, क्या बोला मैंने कि टाइम उतना ही है। ए को, इसका नाम रख लो डी, ए को डी तक पहुंचने में समय लगा टी, और इस सी वाला का वेव फ्रंट अभी निकला ही है, वो निकलते बी तक पहुंचेगा कितने समय में, टी। तो भाई बीसी डिस्टेंस यहां पर कितना हो जाएगा, इसकी स्पीड कितनी है v1, तो टाइम कितना टी, ठीक है। और इसका देखो समय दोनों है, इसका एडी की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए से लेकर के डी तक, ए से लेकर के, हाँ एडी की वैल्यू v2 इंटू टी, अरे बोल, अरे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, समय सेम है लेकिन स्पीड तो दोनों का अलग है, ये μ1 मीडियम है और ये μ2 मीडियम है, ठीक है। जब तक ए का वेव फ्रंट डी तक पहुंचा तब तक सी का वेव फ्रंट यहां पहुंचा, यहां पे दिख रहा है ना, तो दोनों का टेंजेंट ड्रॉ करो, बता रखा है कि टेंजेंट इसका वेव फ्रंट देगा, ये रहा इसका वेव फ्रंट, इसका वेव फ्रंट का नाम पड़ा रिफ्रैक्शन, क्या नाम पड़ा, रिफ्रैक्शन वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। इसका नाम क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। ये एंगल आई, ये एंगल हो जाएगा आर, ठीक है भाई। आराम से देखो डायग्राम में कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं, ठीक है ना। इस पूरे डायग्राम को तुम आराम से जल्दी से निकालना चाहोगे ना तो तुम ऐसे निकालोगे। यहाँ देखो, एक डायग्राम ये हुआ और एक डायग्राम तुमको ये हुआ, दोनों ट्रायंगल है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ए है, डी है, सी है और यहाँ पे बी है, देख लीजिए। ये रहा एन और ये रह गया आपका एम, ठीक है। ये रह गया एंगल आई। बताओ दोनों ट्रायंगल वहां पे या ट्रायंगल यहाँ पे, वेव फ्रंट काम कैसे करता है ये देख लीजिए। हाइजेंस प्रिंसिपल से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, दो ट्रायंगल बना, बिल्कुल सही बात है, दो ट्रायंगल बना। और इसी डायग्राम में लिख लेना इसको कि दोनों का डिस्टेंस कितना है, BC डिस्टेंस इज v1t, AD डिस्टेंस इक्वल टू v2t, ठीक है। यहाँ लिख लेना, कंसीडर refracting surface M and N, ठीक है, on which two light rays A dash A and B dash B are incident on MN, ठीक है, MN, ठीक है। AC is the incident wave front, ठीक है। Also μ1 and v1 are refractive index and speed of light in medium 1,
and similarly mu2 and v2 for medium 2, medium 2। इससे आसान टॉपिक तुमको मिलेगा नहीं। चलो भाई, हाँ हाँ ये R1 ये R है, ठीक है। तो बोलो भाई, इन ट्रायंगल ABC दिख रहा है क्या? ठीक है, यहां देखो इन ट्रायंगल ADB दिखा क्या? हमें क्या प्रूफ करना है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पे ले लेंगे साइन I और यहां पे ले लेंगे साइन R। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कौन है इसका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और साइन R ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। तो बताओ AB अपॉन एंगल के सामने वाला साइड AD। अरे बोल भाई, AB को रहने दो, BC की वैल्यू कितनी? V1t। यहाँ पे AB रहने दो, BD की वैल्यू कितनी? V2t। इसको कहो इक्वेशन सेकेंड और इसको कहो इक्वेशन 1, ठीक है। सिनेल्स लॉ यही है ना, साइन I अपॉन साइन R। तो दोनों इक्वेशन को क्या करोगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करो दोनों इक्वेशन को, ठीक है। तो भाई नीचे लिख दो डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल बन गया हमारे पास। साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू AB अपॉन V1t, ठीक है। रे उल्टा तो नहीं लिख रहे रे, परपेंडिकुलर के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस होता है ना, तो उल्टा हो गया ना, ये हो जाएगा BC अपॉन AB। उल्टा लिख दिए, देखो यार, ये हो जाएगा V1t डिवाइडेड बाई AB। परपेंडिकुलर होता है ना, तो पहले परपेंडिकुलर लिखोगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? AD अपॉन AB, ठीक है। तो ये हो जाएगा V2t अपॉन AB। गलती हो गया था, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था, हम लोगों ने हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर गलती से लिख दिया था। चलो भाई, तो इधर कितना हो जाएगा? V1t बाई AB। इसको लिखोगे तो कितना हो जाएगा? AB अपॉन V1t। अब बताओ क्या क्या कैंसिल हुआ? AB से AB कैंसिल, T से T कैंसिल। भाई प्रूफ हुआ कि नहीं है? V1, अरे नहीं V2 है ना नीचे, V1 बाई V2। इसी को तुम लोग क्या लिख सकते हो? μ2 बाई μ1, ठीक है। तो कहेंगे प्रूफ हो गया है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। प्रूफ हो गया है ये। लिख लेना AD इक्वल्स टू V2t एंड BC इज इक्वल टू V1t। ठीक है, आगे बढ़े इसमें। हो गया, कर पढ़े थे उससे थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ देखो, अगर ये लाइट का सोर्स है, क्या है ये? देखो यहाँ पे सब, किसका सोर्स है? लाइट का। आंखों को दिखेगा स्ट्रेट लाइन, लेकिन एक्चुअली में लाइट का वेव कैसा ट्रेवल करता है? इस फॉर्मेट में। देख रहा है क्या? साइड से देखेंगे तो लाइट का वेव कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देता है हमें, ठीक है। हाँ, ऊपर से देखेंगे तो स्फेरिकल दिखाई देगा इस तरीके से। ऊपर से देखोगे तो ये कैसा दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा। बात समझ आ रहा है? ठीक है, याद रखिए, लाइट का सोर्स दो तरीके का होता है। कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक है ना, जिससे कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है
वो सारे एक्सपेरिमेंट सब नॉर्मल लाइट से हम लोग नहीं ये कर सकते। क्या चीज? पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पार्टिकल, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो आगे डुअल नेचर में भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना? ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं कि लाइट के पास डुअल नेचर है, वो पार्टिकल भी बन सकता है, वेव भी बन सकता है, ठीक है ना? हाँ ठीक है, आप सीखेगा तो जो बहुत गजब का चीज सब है, बस सीखने का खाली था। तो यहाँ से दो टर्म पहले डिफाइन करो, लिखो कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, या फिर डायरेक्ट लिखेंगे कोहेरेंट सोर्स, तो आप समझ जाना कि न्यूमेरिकल में भी रहेगा कोहेरेंट, तो इसका मतलब क्या है और इनकोहेरेंट का मतलब क्या है। तो छोटा सा डेफिनेशन है, एक लाइन का, लिख लो जल्दी से, लिखेंगे द सोर्स ऑफ लाइट, द सोर्स ऑफ लाइट which produces the which produces the light of constant phase difference and same frequency, ठीक है, is called coherent source of light, is called coherent source of light, ठीक है। सेकंड आ जाएगा ठीक इसका उल्टा, इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक इसका उल्टा, ठीक है। इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? द सोर्स ऑफ लाइट which produces the light of different phase difference and different frequencies is called incoherent source of light, ठीक है। इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, लिखो सभी। रे बात नहीं करो, यहां देखो। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट एंड इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, याद देखो, बात नहीं याद रखेगा। देख रे, या बोर्ड पे देखो, अब ये क्या है, एक लाइट का सोर्स है S1, इससे लाइट का वेव निकला है, यहाँ देखो, सीखेगा कैसे करता है। अब इस लाइट के वेव को हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। इसका इक्वेशन जो लिखा जाता है, ठीक है, उसका इक्वेशन लिखा जाता है, ये अगर यहाँ से चला है और यहाँ तक पहुंचा है तो कहेंगे कि कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा इसका, अरे है कि नहीं है? डिस्प्लेसमेंट को y से इंडिकेट करेंगे। किससे इंडिकेट करते हैं? यहां से देखिएगा, तो इक्वेशन होगा y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा तो अभी बताना मैं। y क्या है? डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि सोर्स से a से पॉइंट p तक लाइट चल चुकी है अब, तो उसको किससे इंडिकेट करेंगे? y से। और देखेंगे कि कौन सा लाइट चला है, तो कहेंगे कि भाई लाइट का जो एम्पलीट्यूड है ना, वो ये है एम्पलीट्यूड a, यही कहते हो सकता है कि लाइट का एम्पलीट्यूड इतना बड़ा वाला हो, ये है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड पढ़े होंगे क्लास 9 10th में भी, ये इसका क्या कहलाता था? एम्पलीट्यूड।
और ऑल्टरनेटिंग करंट में भी पढ़ा रखा है मैंने, जहाँ पे तुम लोग वोल्टेज को क्या लिखे थे रे, E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, जो पढ़ा है उसको पता होगा, लिखा था। करंट को क्या लिखा था मैंने, I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अगर जीरो फेज एंगल से लैग कर रहा है या जीरो से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे प्लस माइनस जीरो लिखते थे, या प्लस जीरो या माइनस जीरो कुछ भी लिख लो भाई, एंगल में क्या प्रॉब्लम है हमें, ठीक है। तो देखिए भाई, जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रखे हो उसको समझ में आता होगा ये बात। तो चलो इतनी बात हम नहीं करेंगे, खाली तुमको याद रखना है कि लाइट का वेव इक्वेशन कितना लिखेंगे, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या कहलाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या कहलाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ए क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट, बोलो एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट, ठीक है। y क्या कहलाएगा, y कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, y, ठीक है ना, y क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट वेव, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट वेव हो गया। मान के चलो 2 सेकंड बाद एगो और लाइट वेव शुरू हुआ S2, कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, तो कुछ तो एंगल में डिफरेंस होगा इसका। तो हो सकता है कि एंगल में डिफरेंस हो, लाइट ऐसा चला तो इसका वेव इक्वेशन बनेगा ए साइन ओमेगा टी माइनस 5। कोई प्रॉब्लम क्या इसमें भाई, अब मैं बताता हूँ क्यों हुआ। इंडक्टर वाला केस में तुमने पढ़ा था कि करंट इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, बोलो भाई, एंगल में डिफरेंस है। तो ये तो कोसाइन वेव था, ठीक है, ये कोई भी एंगल हो सकता है, तो यहाँ पे फाई लिखा गया हमको, तब तो 2 अलग अलग हमारे पास लाइट सोर्स बनेगा। और याद रखो ये लाइट सोर्स कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट, कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट, कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट, कोहेरेंट सोर्स। इसलिए कंफ्यूज मत होना कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट किसको कहते हैं, किसको कहेंगे, एक जैसा, ठीक है। हम बताते क्या हुआ, 2 लाइट सोर्स है, 2 को बच्चा, एगो बच्चा यहाँ से टॉर्च जलाया, ठीक है, यहाँ से टॉर्च जलाया, और एक बच्चा यहाँ से टॉर्च जलाया, क्लियर है। 2 सेकंड बाद ही ये बच्चा क्या किया, 2 सेकंड बाद जलाया टॉर्च, लेकिन ये बच्चा t इक्वल्स टू 0 पे जलाया, और ये बच्चा कितने पे जलाया, 2 सेकंड पे। इसका फ्रीक्वेंसी मापा गया, कहा गया इसका फ्रीक्वेंसी है 50 रेडियन पर सेकंड, या लीनियर में लिखेंगे तो मान के चलो कि 100 हर्ज है। दोनों में से ये ओमेगा की वैल्यू होती है और ये फ्रीक्वेंसी न्यू की वैल्यू होती है, ठीक है। ये बच्चा लाइट जलाया, इसका फ्रीक्वेंसी मापा ओमेगा, कहा कि अरे इसकी फ्रीक्वेंसी आई 50 रेडियन पर सेकंड। अगर आ गया तो कहेंगे दोनों कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है। हम बताएंगे इसका, या तो कोहेरेंट सोर्स बनाने का 2 तरीका है, या तो एम्पलीट्यूड अलग अलग कर दो, एक लाइट से, एगो लाइट के 2 पार्ट में तोड़ दो, या तो उसका एम्पलीट्यूड तोड़ेंगे, ठीक है, या तो उसका डिस्प्लेसमेंट, या फिर उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी सब तोड़ करके हम लोग अलग अलग करते हैं। तो उस तरीके से बनाते हैं, आगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बताएंगे कैसे बनाया जाता है। फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है कि अगर 2 बच्चा खड़े हैं, दोनों का लाइट का एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, अरे ओमेगा सेम हुआ ना रे, ओमेगा क्या हुआ, सेम, तो ओमेगा सेम है तो क्या कहेंगे, कौन सा लाइट सोर्स है, दोनों कोहेरेंट है। या फिर अगर ये बच्चा का थीटा 0 है और ये बच्चा स्टार्ट किया थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री पे, तो समय के किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ही रहेगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। तो बताओ फेज एंगल कांस्टेंट है क्या, डिफरेंस तो है ना, लेकिन डिफरेंस कांस्टेंट है कि नहीं समय के साथ, तो दोनों लाइट सोर्स को क्या कहोगे, कोहेरेंट। अगर दोनों में से एको को पॉइंट गड़बड़ाया, मान के चलो आगे चल के यह हो गया कि 45 डिग्री, कोहेरेंट खत्म, इनकोहेरेंट हुआ, फिर आपका 12th का जो चैप्टर आगे पढ़ेगा कोई काम नहीं करेगा। बात समझ में आया। तो एंगल कितना रहना चाहिए, 30 डिग्री, यहां से चला भी तो 30 डिग्री, और जिस पॉइंट तक चलाना था वहां तक भी 30 डिग्री, ऊपर वाला भी 0 डिग्री है, तो फेज डिफरेंस देख लो, 30 माइनस 0, 30 माइनस 0, 30 माइनस 0, फेज डिफरेंस अगेन 30 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हाँ कि मैंने यहाँ भी 30 स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है ना, इसलिए कोहेरेंट सोर्स समझ में आया। अब तो नहीं ना भूलेगा कोहेरेंट किसको कहते हैं, या इनकोहेरेंट क्या कहते हैं,
इनकोहेरेंट किसको कहेंगे? जैसे कि एगो बच्चा यहाँ पर एलईडी बल्ब लेके खड़ा है और एगो बच्चा यहाँ पे क्या कहते हैं, लेजर लाइट लेके खड़ा है, लेजर लाइट, दोनों लाइट जलाया। अब बताओ कोहेरेंट है, दोनों कोहेरेंट है या दोनों इनकोहेरेंट है? नहीं, इनकोहेरेंट है। हाँ, सेम सोर्स बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं यार, ये तो यहाँ देख, एगो लाइट सोर्स है, यहाँ पर एगो दीवार रख दिया, वॉल बना दिया, क्लियर है, एम्पलीट्यूड को डिवाइड कर दें तो एक छोटा सा छेद यहाँ पे किया, एक छोटा सा छेद यहाँ पे किया। अब बताइए यहाँ पे क्या लाइट सोर्स है क्या? लाइट जो चल रहा था यही चल रहा था, तो कुछ यहाँ से निकला, कुछ यहाँ से निकला, तो ये दोनों को बनाने वाला कौन है? पीछे वाला। तो एक सोर्स से दो पार्ट में डिवाइड हुआ ना, तो यहाँ से जो निकलेगा वो कैसा कहलाएगा? कोहेरेंट कहलाएगा। अब अलग अलग को भी बना सकते हैं अगर, हाँ मैं एग्जांपल दिया हूं मैं उससे कि आप समझिए कोहेरेंट का मतलब क्या है। हाँ डिफरेंस हुआ तो इनकोहेरेंट हो गया वो, ठीक है। चलो मिटाओ इसको। दो लाइट सोर्स दिखा, इसी को आगे चल के नाम दिया गया कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सब क्या क्या है, फेनोमेना क्या क्या है, पता लगाइए। तो इसका नाम रखा गया इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, ठीक है। तो इसमें लिखो इफ टू लाइट वेव्स, ठीक है ना, टू लाइट वेव्स फ्रॉम सोर्स S1 एंड S2, ठीक है, आर सुपरपोज का मीनिंग समझते हो ना? इम्पोज होना, एक पॉइंट पे जाके मिलना। हाँ, जैसे कि पीयूष आता है अपने घर से और आयुष आता है अपने घर से, लेकिन दोनों एक दुकान पे मिल जाता है, ठीक है ना। सुपरपोज एट अ पॉइंट एंड गिव्स मैक्सिमम और मिनिमम, दोनों बातें लिखना, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड, मिनिमम या लिखो ना, मिनिमम इंटरफेरेंस is called interference of light, एम्पलीट्यूड लिखो ऑफ लाइट। बात मत करो, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट मत हो, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। वेव ऑप्टिक्स ऐसे भी ना कहीं भी पढ़ोगे ठीक से समझ में नहीं आता, इसलिए देखो कितने सोर्स ऑफ लाइट मिलेंगे कहाँ पे आके, पी पॉइंट पे। अब अगर मिलेंगे तो क्या होगा, मिलने के बाद क्या होगा दोनों का, या तो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा, या फिर इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड कम हो सकता है। तो देखिए भाई यहाँ पे कैसे करते हैं हम, यहाँ देखो कितने लाइट सोर्स, निकलने वाला लाइट को क्या मानेंगे, कोहेरेंट। क्या मानेंगे, तो कोहेरेंट निकला और ये पी पॉइंट में मिला। जाना तो पी से भी आगे चाहता था, लेकिन तब तक क्या किया कि दूसरे वाले से भी निकला। अब क्या होगा, पी पॉइंट पे तो इंटरफेरेंस हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, इंटरफेरेंस का मतलब जब दो लड़का बात कर रहा हो, तीसरा घुस के इंटरफेयर करता है, ठीक है, इंटरफेरेंस। अब बताओ यहाँ से हो सकता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ का या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का वेव निकले। अरे भाई ठीक है ना रे, आप आराम से समझिए। y1 क्यों लिखा, y2 क्यों लिखा, कौन बताएगा हमें? y1 का मतलब इक्वेशन ऑफ वेव है रे, पहला इक्वेशन ऑफ वेव, दूसरा y2, और यहाँ मिल करके दोनों मिल करके y1 प्लस y2। अरे दिक्कत है क्या, कहीं प्रॉब्लम हो तो बता देना अभी।